प्रणाम। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित बरियो शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के 15 पाठ तक हम लोग ने अभ्यास किया। 15 पाठ के वाक्य इत्यादि देखे। आज पुनरावर्तन के स्वरूप में फिर से एक बार प्रथम पाठ से एक बार पुनरावर्तन देखेंगे। तो प्रथम पाठ यानी क्रियापद जो हम पहले भी प्रथमा में सीख चुके हैं और प्रथमा में यहाँ पर देखा जाए क्रियापद और क्रियापद इसमें 3 प्रकार अर्थात क्रियापद को अगर देखा जाए कि धातु क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है और ऐसे धातु तो बहुत सारे धातु हैं और इन धातुओं को 10 विभागों से यानी अर्थात धातु के समुदाय के स्वरूप में ऐसे 10 विभागों से उसे विभाजित किया गया है। और धातुगण के जो समुदाय हैं यानी धातुओं के जो समुदाय हैं उसे ही क्या कहा जाता है? धातुओं को जो समुदाय उस समुदाय को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गण। तो ऐसे कितने गण हैं? तो ऐसे 10 गणों यानी 10 समुदाय यानी 10 ग्रुप और ऐसे 10 गणों से उसे विभाजित किया गया। और ऐसे ही 10 गण भू इत्यादि भुआदि इत्यादि ऐसे 10 गण है। भुआदि से लेकर चुरादि तक यानी प्रथम गण जो कि भुआदि है और 10वां गण वो कौन सा है? चुरादि है। तो ऐसे 10 गणों से उसे विभाजित किया गया और ऐसे 10 गण में इनमें क्रियापद बनाने के लिए प्रत्यय का जरूर होता है। वहां पर आवश्यक तो है ही, प्रत्यय आवश्यक है क्योंकि विभक्त्यांतम पदम ये एक सूत्र है कि विभक्ति के प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाए। जब तक विभक्ति का प्रत्यय अंत में नहीं होगा तब तक वो पद बनेगा नहीं, चाहे वो ऐसे क्रियावाचक शब्द क्रियापद हो या तो फिर नामपद हो, दोनों में। क्योंकि क्रियापद में त्यादि प्रत्यय लगता है और नामपद में स्यादि प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर ये क्रियापद बनाना है क्योंकि 1 से 15 पाठ तक सबके सब हम लोग क्या देखे? क्रियापद ही देखे ना। तो क्रियापद के लिए त्यादि प्रत्यय और त्यादि प्रत्यय जो है वो 10 प्रकार के हैं। एक वर्तमान काल के लिए, फिर हस्तन भूत काल के लिए और इसी काल को ही ऐसे व्याकरण की भाषा में काल को ही लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकार। और ऐसे अन्य हमारे यहाँ तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल इस प्रकार से हैं। अन्य ऐसे व्याकरण ग्रंथों में पाणिनि आदि व्याकरण में वहां पर लकार में भी अनेक प्रकार का वहां पर लकार है। लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है इत्यादि अनेक प्रकार का वहां भी लकार वहां पर बताया गया है। ठीक है। तो उसी प्रकार विद्यार्थ को वो लोग विधिलिंग कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो वहां पर जो है कि वहां लकार का मतलब ही वहां पर क्या है? काल दिया गया है। लकार का ही मतलब काल है। और वहां भी लकार में ही काल में सर्वप्रथम लट लकार है, लोट लोकार है, लंग लकार है, विधिलिंग है। तो ये 4 जो हैं, ये चारों 4 अर्थात वर्तमान, हस्तन, विध्यर और आज्ञार्थ। ठीक है। बता दीजिए ना पहले उसका वहां पर आपके पेपर में दिया भी होगा अथवा तो फिर से मैं एक बार उसका चारों 4 को क्या कहते हैं वो मैं भेज दूंगा। प्रथम नंबर जो वर्तमान काल है उसे लट लकार कहा जाता है। ठीक है। हस्तन हो तो उसे लोट लोकार कहा जाता है, विद्यार्थ हो उसे लंग लकार उसे विधिलिंग और आज्ञार्थ हो तो लंग लकार। ऐसे 4 प्रकार के वहां पर जो दिया गया है। तो ऐसे चारों 4 प्रकार के जो है वो 4 काल अर्थात 10 काल है। और 10 काल के प्रत्यय ऐसे अगर देखा जाए प्रत्यय, वो प्रत्यय कितने हैं?
10 प्रकार के प्रत्यय वहां पर, यानी त्यादी प्रत्यय कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार के होंगे कि नहीं? क्योंकि काल, हाँ जी बोलिए। गुरुजी थोड़ा स्लो चाहिए, मैं बहुत फास्ट फास्ट चल रहे हैं आप। स्लो जाऊं? ठीक है चलिए। स्पीड है गुरुजी आपकी बहुत फास्ट है, थोड़ी स्पीड स्लो। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही प्रत्यय जो है त्यादी प्रत्यय, तो त्यादी प्रत्यय कितने प्रकार का है? त्यादी प्रत्यय अगर देखा जाए तो त्यादी प्रत्यय 10 प्रकार के त्यादी प्रत्यय होंगे। 10 प्रकार किसके अनुसार? तो वहां पर कहा जाता है लकार, अर्थात क्या है? लकार का मतलब ही अभी मैंने क्या बोला? लकार का मतलब काल, अर्थात काल आधारित कितने हैं? काल आधारित प्रत्यय त्यादी प्रत्यय कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार के होंगे। 10 प्रकार इसलिए क्योंकि काल 10 है, इसलिए क्योंकि हम हिंदी में भी बोले, गुजराती में भी बोले, कि अन्य कोई भाषा में भी बोले, क्योंकि हर एक काल में प्रत्यय अलग अलग होता है ना। जैसे वर्तमान हो तो है का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगर भूत हो, अगर भूतकाल हो तो उसमें था, थी, थे का प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल हो तो गा, गी का प्रयोग, गा, गी, गे का प्रयोग वहां पर किया जाता है ना इस हिंदी में। उसी प्रकार क्योंकि वहां पर मुख्य 3 काल, तो 3 काल के प्रत्यय, तो यहाँ पर कितने हैं? तो 10 काल है, तो 10 लकार है, 10 काल है, इसलिए त्यादी प्रत्यय कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार के। तो ये 10 प्रकार के जो त्यादी प्रत्यय हैं, उन त्यादी में इनमें जो गण यहाँ पर, क्योंकि गण के आधारित अगर देखे तो हर एक गण के लिए विकरण प्रत्यय अलग अलग होते हैं, उसका व्यवस्था है। प्रत्यय और विकरण प्रत्यय क्या है कि ऐसे धातु और प्रत्यय को जो अलग करे, विभक्त करे, विभाजित करें, उसे ही क्या कहा जाता है? विकरण प्रत्यय। ऐसे हर एक गण के लिए विकरण प्रत्यय अलग अलग है। और कुछ ऐसे धातु, ये 10 गण की व्यवस्था इस प्रकार से किया गया है, जैसे यहाँ पर लकार ऐसे 10 प्रकार के देखे, उसी प्रकार गण भी कितने हैं? 10। तो गण भी 10 प्रकार के यहाँ पर गण है। और 10 प्रकार के गण अगर देखा जाए, उस 10 प्रकार के गण को 3 विभाग से विभाजित किया गया है। कितना? 3 विभाग। एक प्रथम नंबर अकारांत विकरण प्रत्यय वाला, क्या है इसमें? अकारांत विकरण प्रत्यय। फिर अकारांत रहित, दूसरा क्या है? दूसरा विभाग में अकारांत रहित, यानी अकारांत बिना, अकारांत बिना के क्या है? विकरण प्रत्यय। और तीसरा विभाग जो है, वो तीसरा विभाग में विकरण बिना, यानी विकरण रहित, यहाँ पर विकरण रहित वो जो है वो यहाँ पर दिया गया। अर्थात इसमें जो प्रथम विभाग है उसमें 4 गण आता है। कितने? 4 गण। द्वितीय विभाग जो है उसमें भी कितने गण है? 4 गण है। और तृतीय विभाग में सिर्फ 2 ही गण है। यहाँ पर अगर देखा जाए 4 गण कौन से, तो 4 गण इसमें प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दशम गण, जो कि प्रथमा में हम लोग अभ्यास किए हैं। किसी के माइक में प्रॉब्लम हो रहा है, वो थोड़ा सा आजू बाजू या तो आपका हेडफोन ऐसे कुछ बैकग्राउंड वहां पर आ रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा विभाग में कौन सा आएगा? तो दूसरा विभाग में यहाँ पर आएगा 5वां, फिर 8वां, 9वां और 7वां। यहाँ पर देखा जाए तो इतना आएगा यहाँ पर कि 5वां, 8वां, 9वां और 7वां। और तीसरा विभाग में सिर्फ 2 ही गण है। कौन सा? दूसरा और तीसरा। ये तो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं ना। प्रथम विभाग जिसमें अकारांत विकरण प्रत्यय लगने वाला गण, प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दसम गण। और ऐसे दूसरा जो है, दूसरा विभाग में 5वां, 8वां, 9वां और 7वां। तीसरे विभाग में क्या है? दूसरा और तीसरा गण। तो इसी में 4 काल प्रथम गण के जो है, तो प्रथम गण के वहां पर जो प्रत्यय देखे थे, मध्यमा में वो प्रत्यय थोड़ा सा वही है, लेकिन थोड़ा वो प्रत्यय में चेंज वहां पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर ये 10 गण, ऐसे 10 काल है। 10 काल में अभी कितने काल देखना है? 4 काल। कौन सा? वर्तमान, हस्तन भूतकाल, फिर यहाँ पर क्या है? विद्यार्थ और आज्ञार्थ।
ये चार काल देखना है, तो क्योंकि ये चारों चार काल के प्रत्यय प्रथमा के अनुसार मी बस मस सी थस्थ ती तस अंति वर्तमान काल के लिए यानी परस्मैपदी धातु में। फिर आत्मनेपदी धातु के लिए क्या है, ए बहे महे से इथे ध्वे ते इते अंते, इस प्रकार से हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पर प्रत्यय थोड़ा सा अलग है। प्रत्यय क्या है यहाँ पर, तो प्रथम यहाँ पर देखिएगा तो उनके प्रत्यय यहाँ पर इस प्रकार से हैं। वर्तमान काल के परस्मैपदी धातु के लिए मी मिब बस मस सी सिब थस थ ती तिब तस अंति। जो प्रथमा में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही है मी बस मस, लेकिन उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष एक वचन जो कि बीत है, और बीत होने के कारण इसका मूल प्रत्यय अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मी मिब इस प्रकार से है, सी सिब इस प्रकार से है, ती तिब इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ना, यही है। उसी प्रकार हस्तन भूतकाल में भी परस्मैपदी धातु के लिए क्या है, अम व यानी अम अम्ब व म फिर आगे क्या है वहां पर, हाँ सिब तम त और फिर द दिब ताम अन ताम अन। विद्यार्थ का यहाँ पर कुछ देखना नहीं है। आज्ञार्थ में देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। हाँ जी बोलिए। यहाँ पे द दीप क्यों दिया, क्योंकि हम पढ़े त ही है। त ही है, सही बात है, क्योंकि त है, लेकिन त का भी वहां पर कहा जाता है नियम से उस त का भी द होता है। विराम विराम आने पर क्या त का द भी हो तो यहाँ पर होता है ना, इसलिए वहां पर वह द, लेकिन है यह तो त है तो त ही, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज्ञार्थ में उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन बहुवचन और अन्य पुरुष एक वचन, इतना प्रत्यय जो है कि इतना परस्मैपदी में और आत्मनेपदी में सिर्फ आज्ञार्थ के कौन से है, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इतने ही प्रत्यय क्या है जिसमें बीत लग कर बना है, ठीक है। इसलिए ये जो कुल प्रत्यय देखा जाए तो कुल प्रत्यय चारों चार काल के कुल प्रत्यय अगर देखेंगे तो फिर कितने प्रत्यय होगा कुल प्रत्यय, एक में कितना है, एक में 18 आया ना, तो 18 इंटू 4 करेंगे तो फिर कितना होगा, 72 होगा। इन 72 में सिर्फ बीत प्रत्यय कितने हैं, 13 ही है। ये 13 जो बीत है तो बाकी का 59 क्या बनेगा, अबित बनेगा ना। तो ये अबित, साथ साथ में कहा गया है कि ये चार काल के जो प्रत्यय है उसे शीत माना गया है, शीत है नहीं परंतु शीत उसे माना गया है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये शीत जो है, और ईत किसे कहता है, इसे किसे कहा जाता है वो तो हम पहले से ही जानते हैं। ईत का मतलब क्या है, जो प्रयोजन के लिए वहां पर कोई प्रयोजन न होने के कारण जो निकल जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, ईत कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रत्यय क्या है, यहाँ पर प्रत्यय देखेंगे तो मी का ही प्रयोग होता है, लेकिन व का क्या होता है, व निकल जाता है ना। तो यानी जो निकल जाए उसे क्या कहा जाता है, ईत कहा जाता है। तो जिसमें से व ईत हो उसे क्या कहा जाएगा, वित्त कहा जाएगा, उसे वित्त तो कहा जाएगा। वित्त तो है लेकिन साथ साथ में ये ईत शीत की तरह माना गया है, अर्थात शीत भी है। तो ऐसे 13 को ही हम क्या कहेंगे, बीत शीत, क्या कहेंगे, बीत सहित शीत है ना। ये सबके सब शीत हैं, 72 के 72 शीत है, लेकिन ये क्या है, बीत सहित शीत है ना, यानी हाँ, और जो बीत शीत ना हो उसे क्या कहा जाएगा, अबित शीत ही कहा जाएगा। ये जरूरी है कि बीत शीत और अबित शीत ये जरूरी है। ये तो सिर्फ प्रत्यय देखे। उसी प्रकार चारों चार गण के जो विकरण प्रत्यय है ना, वो उस विकरण प्रत्यय भी यहाँ पर चेंज है। तो विकरण प्रत्यय क्या है, तो प्रथम गण के विकरण प्रत्यय यहाँ पर कहा गया असव, यहाँ पर क्या विकरण प्रत्यय लगाया गया, असव। चतुर्थ गण के विकरण प्रत्यय जो है वो क्या है, यश्य, यश्य, ठीक है। फिर छठा गण के विकरण जो प्रत्यय है वो है अस, और 10वें गण का विकरण प्रत्यय पहले गण की तरह ही है, इसलिए वो भी क्या है, असव। 10वां गण का विकरण प्रत्यय, 10वां गण में अपना प्रत्यय ई है, अपना प्रत्यय जो ई है वो विकरण प्रत्यय नहीं है। विकरण प्रत्यय तो क्या है, पहले गण की तरह अविकरण ही प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो प्रयोजन, इसमें सब जो है, सब का विश्लेषण कीजिए, क्या बनेगा, 100 प्लस
सौ प्लस वो नहीं होता, 100 प्लस अ प्लस वो, जी 100 प्लस 100 प्लस जी। ठीक है ना। तो 100, तो 100 जब सबका विश्लेषण करेंगे तो 100 प्लस अ प्लस वो बनेगा। तो इसमें प्रयोजन क्या है, सिर्फ प्रयोजन ये अ का ही प्रयोजन है, बाकी प्रयोजन रहित ही है ना। बाकी सारे ईत निकल, बाकी सारे ईत होता है, तो किसका किसका ईत होगा, 100 का ईत होगा और वो का ईत होगा कि नहीं। अर्थात ये असौ, इसे भी क्या कहा जाता है, बीतसित कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। ये भी बीतसित होगा और ये भी बीतसित होगा, होगा कि नहीं होगा। ये दोनों बीतसित है और ये दोनों कोई बीतसित नहीं है, ये दोनों सिर्फ शीत है, यही ना। 100 ही ईत हुआ है ना इसमें, ये 100 ईत हुआ है, और लेकिन यहाँ पर बीत नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, अविकसित कह सकते, यहाँ पर कहेंगे कि नहीं। तो इसे भी अविकसित कहा जाए। तो विकरण प्रत्यय के कारण भी तो यहाँ पर जो है कि गुण आदि जो है वो विकसित और अविकसित के आधार पर ही है कि कहाँ गुण करना है और कहाँ गुण नहीं करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि गुण जो है, तो गुण में नियम ये है कि बीत सिवाय के शीत प्रत्यय गीत की तरह जानना, गीत है नहीं, लेकिन जो बीत सिवाय के शीत प्रत्यय है, प्रत्यय की बात करें, ये 59 के 59 कैसे हैं, अविकसित है कि नहीं, ये अविकसित है। तो ये 59 के 59 अविकसित किसकी तरह माना जाएगा, गीत की तरह माना जाएगा कि नहीं। तो ये गीत है, ठीक है, ये गीत है नहीं लेकिन गीत की तरह, जैसे ये शीत नहीं है, शीत नहीं है, उसी प्रकार इसे शीत माना गया है, उसी प्रकार ये गीत नहीं है लेकिन गीत की तरह कार्य करता है, अर्थात जो गीत का कार्य है वो यहाँ पर करेगा। तो गीत का कार्य क्या है, तो कितगीत प्रत्यय पर गुण तथा वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। गीत किस किस पर, तो कीत अथवा गीत प्रत्यय पर क्या नहीं होती है, गुण अथवा, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, गुण अथवा नहीं होगा, अथवा तो वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। इतना हमें ध्यान रखना है, इतना याद रह जाएगा। अगर इतना याद रह जाएगा तो और कुछ नहीं है। और दो नियम ऐसे हैं जिसको मैं अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि आताम आते और आथाम आथे, ये प्रत्यय कहाँ कहाँ है, कितने जगह पर है। आताम आते आथाम आथे कहाँ कहाँ है, देखिए आत्मनिपदी में आथे आते, ठीक है, आथाम, यहाँ पर क्या है, आथाम है ना, आथाम आताम और फिर आथाम आताम, कितने जगह हुए यहाँ पर, अर्थात आथे आते 2 जगह पर, बाकी आताम आथे आताम आथे ऐसे 4 जगह पर है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि इनके पहले अगर अ हो तो फिर आताम आते और आथाम आथे में रहा हुआ जो आ है उसका ह्रस्व ई हो जाता है, क्या हो जाता है, ह्रस्व ई। इसीलिए क्योंकि इसीलिए 4 गणों में, यानी 4 गण कौन से, तो प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दशम गण, इन चारों गणों का विकरण प्रत्यय कैसे है, अकारांत है कि नहीं। और अकारांत होने के कारण ही इन 6 जगह पर जो आ है उस आ के जगह क्या है, वहां पर ई हो जाता है। और फिर संधि का नियम हम लोग जानते ही, अ वर्ण के बाद ई वर्ण है तो दोनों मिलकर ये होता है। ये नियम यहाँ पर ये 6 जगह पर ये एक नियम है। और एक जगह जहां पर ही प्रत्यय है, तो ही प्रत्यय कहाँ है, आज्ञार्थ मध्यम पुरुष द्विवचन है, एक वचन, हाँ, तो आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन का जो ही प्रत्यय है, और ही प्रत्यय का भी वहां पर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, ही प्रत्यय का शून्य आता है, ही प्रत्यय का लोप हो जाता है, किसके बाद, अविकरण प्रत्यय का, अ के बाद ही प्रत्यय का लोप हो जाता है। इसीलिए प्रथमा में इस जगह पर हमारा प्रत्यय क्या था, वहां पर 0 था कि नहीं, 0 था। तो ये 2 नियम हमें खास यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक है यहाँ पर किसका, तो ये
विद्यार्थ में, हाँ विद्यार्थ में क्या कहा, तो ये जो है यहाँ पर जो एक विद्यार्थ वाला नियम है, वो विद्यार्थ वाला नियम क्या है कि या अ के बाद जो या है, ये दो जगहों को छोड़कर, एक और दो, ये दो जगहों को छोड़कर बाकी सब क्या है, य से प्रारंभ होने वाला है ना, 9 के 9 प्रत्यय य से प्रारंभ, उस वहां पर उस या का दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ह्रस्व दीर्घ में शब्द ह्रस्व ई हो जाता है, वहां पर ई हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व ई वहां पर हो जाता है और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर ये या है, तो यहां पर क्या होगा, याम का ईयम और यूस का क्या हो जाएगा, यहां पर यूस, इतना हो जाता है और कुछ नहीं है इस नियम में। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए, उसके बाद जो है कि उसके बाद कुछ ऐसे नियम है, उस नियमों का हम लोग देखेंगे, जो कि जैसे कि यहाँ पर विकरण प्रत्यय देख लिए, साथ साथ में अब कर्मणि और भावे का भी विकरण प्रत्यय देख लेते हैं। तो कर्मणि और भावे में जो है वहां पर यक्ष प्रत्यय लगता है। क्या प्रत्यय है वहां पर प्रत्यय सिर्फ यक्ष है, अर्थात यक्ष है, अर्थात ये प्रत्यय कैसे है, कीत है कि नहीं, और कीत होने के कारण भी गुण होगा नहीं होगा, वृद्धि होगी नहीं होगी। ठीक है, तो ये है कि क्योंकि ये कीत प्रत्यय, इसलिए हम प्रथमा में देखे थे कि कर्मणि में कोई गुण या वृद्धि नहीं होती थी, कारण ये कीत प्रत्यय। कि गुण कहाँ होता है, तो गुण कहा गया है कीत गीत सिवाय के प्रत्यय पर, जहां प्रत्यय कीत अथवा गीत न हो ऐसे प्रत्यय पर ही क्या होता है, गुण होता है, बाकी गुण नहीं होता है। ठीक है, कुछ यहां पर याद रखना है, जो कि उपसर्ग लगने पर क्या होता है, उपसर्ग लगने पर धातु में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। परस्मैपदी धातु आत्मनिपदी बन जाता है, आत्मनिपदी धातु परस्मैपदी बन जाता है, कभी अर्थ बदल जाता है, ऐसा भी होता है ना। तो वो नियम तो थोड़ा बहुत वहां पर ध्यान में रखना है। और दो नियम, जो एक नियम महत्व का है, और वो महत्व का नियम ये है कि संध्याक्षर रहा हुआ जो संध्याक्षर है, उस संध्याक्षर का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। आ हो जाता है किसमें, तो धातु के अंत में रहा हुआ जो संध्याक्षर है, उस संध्याक्षर का क्या होता है, आ होता है। इतना नियम यहाँ पर ध्यान रखना है। एक नियम है अना अनट प्रत्यय लगकर क्या वहां पर क्या बनता है, हाँ अना अनट प्रत्यय, और एक तख्त, तख्त प्रत्यय एक कहाँ लगता था, भूतकुदंत में भी लगता था ना, वो भूतकुदंत वाला तख्त प्रत्यय यहाँ पर नहीं है। ये भी भाववाचक नपुंसकलिंग बनने के लिए एक तख्त प्रत्यय है। ठीक है, वहां भी वो तख्त प्रत्यय लगकर भी क्या बनता है, वहां पर भाववाची नपुंसकलिंग नाम बनता है। ये प्रथम पाठ में बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद करना है। क्लियर, एक पेज में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके, अब दूसरा पाठ पर देखें। तो दूसरा पाठ के लिए कुछ ऐसे अपवाद वाला नियम है, उसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अपना प्रत्यय सिर्फ 10वां गण में ही लगता है, 10वां गण में ही लगता है ना जी। यहाँ पर क्योंकि अपना प्रत्यय 10वें गण में ही लगता है, लेकिन कुछ अपवाद वाला नियम है यहाँ पर, गुप धूप बीच और पर्ण धातु, ये 4 धातु है ना, 4 ही धातु है ना, 1 2 3 4 5 धातु, ऐसे तो है 5 धातु है। तो उन 5 धातुओं में भी 10वें गण की तरह ही यहाँ पर 10वें गण में अपना ई लगता था, लेकिन यहाँ पर ई नहीं, यहाँ पर क्या लगाना है, आई प्रत्यय लगना है। इसमें यहाँ इतना ध्यान रखना है कि इसमें आई प्रत्यय लगता है, और आई प्रत्यय लगने के बाद उसका उसी प्रकार से क्या होगा, जहां पर वो गुण होना हो वहां पर गुण भी होगा, इत्यादि सब कुछ होगा, क्योंकि आई प्रत्यय क्या है, कीत है। आई प्रत्यय कीत है, आई प्रत्यय कैसे कीत है, कीत नहीं है। आई प्रत्यय गीत है,
नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने देखा कि गुण कहाँ करना है, कीत गीत सिवाय के प्रत्यय। तो ये आय प्रत्यय कीत के गीत प्रत्यय नहीं है, इसलिए वहां पर गुण होगा। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो है कि गुण कहाँ करना है, तो धातु के नजदीक जो प्रत्यय है ना, उस प्रत्यय को लेकर गुण करना है। धातु के नजदीक में प्रत्यय और विकर्ण प्रत्यय, इन दोनों में नजदीक कौन होता है? धातु के नजदीक में विकर्ण प्रत्यय। तो गुण भी किसके अनुसार करना है? विकर्ण प्रत्यय के अनुसार ही करना है, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय के बाद प्रत्यय आया है ना, इसीलिए कि प्रत्यय वहां पर। उसी प्रकार यहाँ पर हम ये असव के कारण गुण नहीं, गुण किसके कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे? आई के कारण, आई के कारण। अगर असव के कारण अगर गुण होता तो फिर धूप में भी क्या करना पड़ता? गुण होना चाहिए था, या तो कुछ और करना पड़ता था ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये असव है, ये तो बीत है, तो बीत के कारण यह, लेकिन होता नहीं, ऐसे भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उपांत में दीर्घ नामी स्वर है, ऐसे भी नहीं होता। उपांत में दीर्घ ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन क्या है कि गुण कहा तो धातु के नजदीक में जो रहे उसी का वहां पर उसके अनुसार ही करना है। ठीक है, ये एक था। फिर उसी प्रकार से एक यहाँ पर गुह धातु के लिए भी एक अपवाद है। पहले गुह धातु का गुण करना है, और गुण करने के बाद जो स्वर आएगा उस स्वर का क्या कर देना है? वहां पर दीर्घ ऊ करना है। कहा? तो उस जो अगर स्वरादि प्रत्यय हो तो क्या कहा गया यहाँ पर? स्वरादि प्रत्यय। बुक खोलकर रखिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी नियमों को भी देखना होता है, इसलिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर कि गुह धातु जो है, कि गुह धातु का पहले तो गुण होगा कि नहीं होगा गुह धातु का? तो गुह धातु का गुण करना है, और गुण करने के बाद स्वरादि प्रत्यय पर क्या होता है? तो स्वरादि प्रत्यय पर वो दीर्घ क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाता है। कहा? तो गुण करने के बाद, डायरेक्ट नहीं। पहला तो मैं डायरेक्ट करते तो फिर क्या तकलीफ था? तो नहीं डायरेक्ट, हाँ, कर्तरी कर्मणि वहां पर ये लगता। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है? गुण करना है। ऊ का गुण क्या किए? ओ किए। ओ के बाद इस ओ का ये स्वरादि प्रत्यय है कि नहीं? अब कहेंगे तो ये तो ती प्रत्यय तो स्वरादि तो है ही नहीं। अभी अभी मैंने क्या बोला? किसको ग्रहण करना है? जो धातु के नजदीक हो उसे ग्रहण करना है ना। तो धातु से नजदीक कौन सा है? अ है कि ती है? अ है, तो अब अ को लेना है, ती को नहीं लेना है। ती तो व्यंजन आदि है, तो फिर नियम लगेगा ही नहीं। लगेगा नियम के अनुसार? यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर उसके बाद स्वरादि प्रत्यय हो, तो ये तो ती में तो स्वरादि तो है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर दीर्घ ऊ क्या है? इसका मतलब ये धातु के नजदीक में जो हो उसको ग्रहण करना है। ठीक है, और उसके नजदीक में अ है, तो अ स्वर है कि नहीं? अ स्वर है ना, इसलिए कहा है गुह धातु का पहले गुण कर लेना, और गुण करने के बाद जो स्वर है वो स्वरादि प्रत्यय पर उसका दीर्घ ऊ होता है। ये एक नियम अपवाद के स्वरूप में, ये एक नियम याद रखना है। उसी प्रकार क्रूप धातु, क्रूप धातु का रू और रू। अब यहाँ पर देखिए रू और रू कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कहा गया क्रूप धातु का रू का रू होता है और र का ल होता है। क्या होता है? क्रूप धातु का रू का लू होता है और र का ल होता है। ये नियम भी याद रख लेना है। ठीक है, तो कब यहाँ पर रू का रू ही कब रहता है? तो क्रूप धातु अगर ऐसे देखें तो क्रूप धातु का विश्लेषण कर दीजिए। क प्लस रू प्लस प आता है ना, तो ये क्रूप हुआ। अब देखिए धातु के उपांत्य में ह्रस्वनामी स्वर है ना, मतलब ये गुण, जहां गुण होने का प्रसंग है वहां तो गुण तो होगा ना, जब गुण होगा। और रू का रू कब होगा? जब इसका गुण नहीं होगा। तो गुण कहां नहीं होता है? कीत गीत प्रत्यय पर। तो कीत प्रत्यय कब? तब जब कर्मणि में करेंगे तब रू का रू ही रहेगा ना। जब कर्मणि करेंगे तब रू का रू रहेगा। तब जब कर्मणि करेंगे तब रू का जब रू रहे तो उसके जगह रू कर देना है। ठीक है, और इसके बाद कर्मणि का प्रत्यय य प्लस ते लगा देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा इसका रूप? यानी क्लृप्यते, ऐसे बनेगा ना।
अब देखिए रू का रू तो समझ गए, उसी पर रौ का लो, ये रौ का लो कैसे, तो जब गुण होगा तो गुण होकर रू का क्या बनेगा, और बनेगा कि नहीं, जी गुरुजी और बनेगा। तो क्रूप धातु में अब ये रौ आया कि नहीं, आया तो रौ का वहां पर लो अर्थात और के जगह यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑल होगा, ऑल होगा ऑल होगा। और उस समय रूप ये भी आत्मनिपदी का है तो अ प्लस ते लगेगा, कल्पते तब वहां पर रूप क्या होगा, कल्पते कल्पते, इस प्रकार से होगा। इसलिए बोला गया क्रूप धातु में जो रू है, रू कल रू होता है और रौ का क्या होता है, लौ होता है। ठीक है, एक धातु और भी है यहाँ पर सदसीय धातु, जिसका सद धातु का आदेश क्या हुआ है, सीय हुआ है। ये सीय हुआ है, ये सित प्रत्यय पर ही ये आत्मनिपदी है। अब सित प्रत्यय कितने हैं, तो चार काल के प्रत्यय सित है कि नहीं, चार काल में ये क्या है, तो चार काल में ये आत्मनिपदी है। बाकी के 6 काल में, इसका मतलब बाकी के रहा 6 काल में कैसे है, परस्मैपदी। जैसे कि अभी दिन नहीं है ऐसे बोले तो इसका मतलब रात है ना, उसी प्रकार से यहां पर कहा गया शीत प्रत्यय पर ही यहां पर आत्मनिपदी है। अब ऐसे क्यों लिखा कि शीत प्रत्यय पर, सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते कि सिर्फ 4 काल में ये सदसीय धातु आत्मनिपदी है। उसको संज्ञा दी गई ना जी। हाँ, तो ये संज्ञा दी गई है, लेकिन ये अगर ये गण के आधार पर, ये काल के आधार पर ही अगर दिखाना था तो ऐसे भी लिख देते थे ना कि 4 काल के प्रत्यय पर, ये कौन कौन से 4 काल, तो विद्यर्थ, वर्तमान, हस्तन, विद्यर्थ और अज्ञात, इस 4 काल में ही क्या है, वो आत्मनिपदी है, ऐसे भी लिख सकते थे ना। तो यहाँ पर सिद्ध प्रत्यय क्यों लिखा, क्योंकि आपने मुझे शीत तथ्य नहीं है ना, बात नहीं होगा इसका नहीं नहीं, विकसित भी है। देखिए का 4 काल के सिवाय भी सित प्रत्यय लगने वाला है। कहा, वर्तमान कृदंत जब करते हैं तब कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर कौन से प्रत्यय लगाते हैं, वर्त परस्मैपदी धातु हो तो अत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अत शत्रु ऐसे प्रत्यय है ना। और आत्मनेपदी का धातु हो तो आन आनस, ठीक है। और इसी आन आनस को एक भी यहाँ पर कह दें, उसका भी एक है साणच प्रत्यय कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, साणच प्रत्यय। देखिए मैं वहां पर प्रथमा में आप लोगों को सिखाया था, प्रथमा आपके पास होगा तो वहां पर प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय को ऐसे कृदंत का प्रत्यय वहां पर लिखा गया था, मूल प्रत्यय, हाँ वहां पर मूल प्रत्यय लिखा गया था, लिखाया था कि नहीं मूल प्रत्यय, तो उसमें मूल प्रत्यय में देख लीजिएगा सानच प्रत्यय है कि नहीं, ठीक है। वहां पर सानच प्रत्यय, वहां पर सानच प्रत्यय था, वहां पर अनियर प्रत्यय भी था, अनियर प्रत्यय भी था ना, अनियर प्रत्यय। ये साणच, ये एक्चुअल यहाँ पर आना आनस हम बोलते हैं ना, आना आनस, एक्चुअल ये साणच एक प्रत्यय ही है, इसका मूल प्रत्यय है जिसमें चौ का ईत हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर शौ का भी ईत, यहाँ पर ईत हो जाता है तो क्या रहता है, आना रहता है ना। गुरु जी आपने जो सिखाया ना, तुक्का लगाना, तो हमने तुक्का लगा के आंसर चेक किए कि ये मतलब ऑप्शन में ये आया है तो फिर आना उसका ही है, बाकी बहुत कंफ्यूजन था। ओके, ठीक है ठीक है, इसलिए तो प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दिया गया है। और मुझे अनियर किसका है, अनियर अनियर विद्यार्थ का है, अनिय रॉ का, यहाँ पर रॉ का ईथ है, क्या रहेगा, जी गुरु जी। अच्छा नियम 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 A29 म्यूट रखिएगा। 29, ओके धन्यवाद। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो है, तो ये दोनों प्रत्यय अगर देखें तो ये दोनों प्रत्यय शीत है कि नहीं है,
ये दोनों प्रतिष्ठित है ना। तो इसीलिए अगर यहाँ पर बोला जाए कि सिर्फ 4 काल के लिए ही आत्मनेपदी है, तो फिर ये से कृदंत जब बनाएंगे तब तो यह आत्मनेपदी नहीं होगा ना। इस कारण से भी एक सित कहने से जितने भी कहने सित प्रत्यय वाला है वहां पर सदस्य धातु कैसे हो जाता है, आत्मनेपदी हो जाता है। ठीक है, क्रम धातु का कुछ अलग अलग अर्थ में हो तो क्रम धातु भी वहां पर आत्मनेपदी हो ही जाता है। अलग अलग नियम से यहाँ पर 3 से 4 नियम में क्रम धातु का इस प्रकार का अर्थ हो तब क्रम धातु आत्मनेपदी होता है। उपसर्ग लगाया हो तब क्रम धातु का आत्मनेपदी होता है। वो थोड़ा सा याद कर लीजिए क्योंकि वो अपवाद वाला नियम है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद और कुछ ऐसे विशेष कुछ है नहीं। एक नियम था यहाँ पर स्टिब और क्लम धातु जो कि चौथा गण का है, आ प्लस चम धातु, इसका स्वर क्या हो जाता है, विकरण प्रत्यय लगने पर उनमें रहा हुआ स्वर वो दीर्घ होता है। तो स्टी जो ह्रस्व ई है वो दीर्घ ही हो जाए, क्लम में अ है उसका आ होगा, चम में तो यहाँ पर आ प्लस चम ही क्यों, तब मात्र चम धातु में दीर्घ नहीं होता है। कहाँ होता है, आ उपसर्ग पूर्वक हो तब ही चम धातु का क्या होता है, दीर्घ होता है। और एक महत्व का नियम, स्वर के बाद अगर छ आए तो छ का द्वित्व होता है, ये याद रख लेना। स्वर के बाद छ, स्वर कितने हैं 14 स्वर, और उसके बाद अगर छ आए तो ये छ द्वित्व हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, डबल छ हो जाएगा। ये इसलिए एक उदाहरण इसके लिए ध्यान में ही रखना, तरु प्लस छाया क्या होगा इसका संधि, हाँ तरु छाया। तो इसमें तो छ डबल किए लेकिन चौ कहां से आ गया, क्योंकि अघोष है, ये छ क्या है, अघोष होने पर पूर्वों का क्या होता है, प्रथम व्यंजन ही होता है ना, इसीलिए वहां पर प्रथम यानी प्रथम में क्या आएगा, च आएगा ना। बस इतना है। और एक महत्व का नियम जो है वो बारंबार आने वाला है, वर्ग के तीसरे के चौथे व्यंजन के पूर्व में धुड व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, अर्थात पूर्व में क्या होना चाहिए, धुड व्यंजन। कितने हैं धुड व्यंजन, 24, और उसके बाद हर एक वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन, तीसरा व्यंजन अथवा तो चौथा व्यंजन हो, यानी यहाँ पर क्या कहा गया, तीसरे और चौथे व्यंजन के पूर्व में धुट व्यंजन हो तो इसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये बारंबार आने वाला है। तीसरे चौथे व्यंजन के पूर्व में अगर धुट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का, जो जिस वर्ग का धुट व्यंजन है उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है। ये 2-12 जो हम लोग नियम करते हैं तो ये नियम है 2-12 नियम। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक, यहाँ पर प्रथम गण लगभग प्रथम गण पूर्ण हो चुका है, यहां तक ही प्रथम गण का है और कुछ इसमें है नहीं। बोलिए अब, ठीक है, ओके ठीक है। बहुत सारे पेपर रखा गया है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को भी मजा आएगा और ये सब पुनरावर्तन हो जाए, बीच बीच में 1-2 पेपर का यहाँ भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। यथ प्रत्यय किसका है, तो यथ प्रत्यय जो है वो य प्रत्यय है। यथ प्रत्यय य अर्थात विद्यार्थ का, ये विद्यार्थ का एक यप प्रत्यय आएगा। यप, यप कहा, जब त्वा का य होता है ना, त्वा का य कब होता है, संबंधक भूतकुदंत में त्वा का य होता है उपसर्ग का, तो वो य वो यप है, वो कौन सा है, यप प्रत्यय है। और विद्यार्थ कुदंत में 3 प्रत्यय कृत है, य, अनिय और कौन सा है, अच्छा हाँ वो पठिने मुंह वाला तव्य, ये तव्य प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय, तो ये जो य है उसे यथ प्रत्यय कहा जाता है। जी बोलिए। ठीक है, एक किसी का प्रश्न था कि दा धातु का यथ प्रत्यय लगने पर रूप क्या होता है। जी डिंपल जी का, और अभी अभी हम लोग लास्ट में ही नियम लगो 15वां पार्ट में ही नियम देखे थे ना, दा धातु का य प्रत्यय लगने पर क्या होता है, आ का ये होता है कि नहीं,
जी गुरुजी। और ये तीनों तीन प्रत्यय कहाँ उपयोग होता है? ये तीनों तीन प्रत्यय एकमात्र कर्मणि अथवा तो भावे प्रयोग में, ये तीनों तीन प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय है, अर्थात विद्यर्थ कुदन के लिए जो कृत प्रत्यय है ये तीनों तीन सिर्फ कर्मणि और भावे में ही होता है। वहां पर एक प्रश्न लगभग पूछा गया था कि यत प्रत्यय लगने पर कर्ता को कौन सी विभक्ति होती है? जी ये एक था वहां पर कि कर्ता को कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्ता को कौन सी विभक्ति, हाँ तो कर्ता, तो कर्मणि में कर्ता को कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तीसरा था ना यहाँ पर, जैसे कि बालः, बालः कुछ यहाँ पर कुछ लिख देते, मोदकम खादती, ये क्या है? ये कर्तरी है ना। जब कर्मणि करेंगे तो ये करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बाले न होगा कि नहीं? तो बाले न, तो यहाँ पर कर्मणि, ये कर्मणि प्रयोग है, तो कर्मणि में यहाँ पर ये कौन सा रूप? तृतीया हुआ कि नहीं? और ये प्रत्यय कहाँ लगता है? तो ये विद्यर्थ कुदंत का है, और विद्यर्थ कुदंत का प्रयोग हमेशा का तो कर्मणि में होता है या तो भावे में होता है, कर्तरी में कभी होता ही नहीं है। चौथी बुक या पांचवी बुक का पहला नियम ही है, स्टार्टिंग में। तो इसीलिए वहां पर क्या होगा? यहाँ पर कर्मणि में ऐसे कर्ता को कौन सा होगा? वहां पर तृतीया होगा कि नहीं? ठीक है। दा धातु का देयम तो है तो सही, आ का ए तो होता है कि नहीं? यह प्रत्यय लगने पर आ का ए होता, देय, और वो नपुंसक लिंग एक वचन में क्या होगा? देयम होगा कि नहीं? अच्छा, कर्मणि में। हाँ, क्योंकि वो भी यह प्रत्यय लगा है, वो भावे के अर्थ में कर दीजिए ना। जी गुरुजी, अच्छा। और भावे में नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग एक वचन ही होता है ना। जी जी। अब देखिए, अब सीधा सीधा पूछेंगे तो वो पर कहाँ पर है? अगर ये तो प्रैक्टिस है, ये तो कहाँ पूछा गया है? आपको प्रैक्टिस के लिए ये और जानना मिलेगा, इसलिए वो वहां पर दिया गया है। ये कोई आप कहा ये नहीं। प्रश्न था। हाँ जी। कैसे बना मुझे? हाँ सही है, ब्रू का तुम प्रत्यय लगने पर क्या होता है? ठीक है। हाँ, तो वहां पर ब्रू का वच आदेश हो जाता है। ठीक है। ये कौन सी पार्ट का जी, ये वाला? ये लास्ट जहां पर ब्रू धातु आया है वहां पर देख लीजिए, ब्रू धातु कहाँ? दूसरे का। हाँ ये, हाँ वहां पर है क्या? वच आदेश होता है। ठीक है, चलिए। अभी तक तो सिर्फ कितना 5 ही पेपर है ना मध्यमा के। 15वां पाठ के लिए अभी और 2-3 पेपर बनाना बाकी है, और 2-3 पेपर आएगा। नहीं कुछ बनाइए, आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इतना सारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा उसमें। ठीक है, आपका जो कहते हैं पुनरावर्तन, हाँ तो वहां पर पुनरावर्तन उससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से पुनरावर्तन वहां भी होगा। और ऐसे ही दूसरे विषयों का जो भी पेपर यहाँ पर रखा है, जैसे कि तत्वार्थ में आप लोग कह रहे थे कि इतना बहुत बड़ा है, बहुत सारे हैं, तो उसमें भी एक अध्याय का 100 प्रश्न डाल देंगे। ठीक है, तो फिर कितना होगा? 900 प्रश्न होगा ना। तो 900 प्रश्न था आराम से, तो वो 100 एक साथ में नहीं है, 25-25 का भाग करके 4 विभाग में उसे डाला है, जिसमें प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय का तो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, चतुर्थ अध्याय का एक पेपर होगा, फिर आगे का करना बाकी है। ठीक है, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।